मतलब मेरे में तो 14 का नहीं है। आपको किसने बताया है? मैम शाजिया कह रही। अच्छा, 18 से। सर चलो 18। नोटिफिकेशन तो 14 का ही है। नोटिफिकेशन 14 का है। यस अमूमन वो सर। एक वीक होता है ना सबके पास। सर वो तो एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ सही है। अब आपका 7th सेमेस्टर है, हैं? जी सर। जी आप सर। तो ग्रेजुएट हो जाएंगे अगले साल के अंदर अंदर। माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। खैर करे इंशाल्लाह। चलो यार, आप तो फिर ग्रेजुएट हो जाएंगे। चलो जी अच्छी बात है। तो सर यूनिवर्सिटी कब ओपन होगी? यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी 31 तो ओपन ही है, मैं तो रोज आ रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए सर, स्टूडेंट्स के लिए हमारे लिए। ये बीएस स्टूडेंट के लिए नहीं है, एमफिल पीएचडी तो आ रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करनी होती है तो वो तो आते हैं रेगुलरली। सर नहीं आखिरी इस साल तो हमें हमें भी नहीं सुपरवाइजर असाइन होते, तो वो लैब वर्क नहीं होता। हाँ, लैब सुपरवाइजर आपको ना इस हफ्ते मिल जाएंगे। फिर लैब वर्क स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, वो लैब वर्क वाला अगर किसी टीचर ने लैब वर्क देना है तो वो लैब वर्क आपको देगा। जी अगर सर। जी क्योंकि ज्यादातर लोग ना रिव्यू आर्टिकल लिखवाते हैं तो फिर वो सर। रिव्यू आर्टिकल लिखा जाता है ज्यादातर ना। ठीक हो गया सर। लेकिन क्योंकि ये आजकल कोविड है तो लैब वर्क फिर वो कोई भी नहीं देगा। यस सर। ठीक है, तो फिर आपको ना रिव्यू, हर जो सुपरवाइजर होगा आपको आपके साथ मीटिंग रख लेंगे और आपको एक दिन बुला लेंगे। तो फिर या वो जूम पे आपको बुला लेंगे या आपको इधर यूनिवर्सिटी बुला लेंगे। ठीक है। जी सर। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो हम अब फाइल पढ़ रहे हैं पीडीएफ की, तो हमने क्लासिफिकेशन तो पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, वो मैंने शुरू के लेक्चर्स में ना आपको बता दी थी क्लासिफिकेशन। देखें कि ये उस नोट्स का हिस्सा है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना। ये फाइबर री इन्फोर्स्ड पॉलीमर कंपोजिट आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? चलो यस सर। तो आप ये देखें फाइबर री इन्फोर्स कंपोजिट। तो कल मैंने आपको बताया था सीएमसी, पीएमसी, एमएमसी, तो इनका मतलब तो आपको पता होगा। तो एक क्या है, सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, और आखिरी है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मैट्रिक्स है वो मेटल की बनी हुई है। ठीक है, और रीइंफोर्समेंट अब उसको हम नाम देंगे कि ये जी अगर पॉलीमर होगा, अमूमन पॉलीमर जो मैट्रिक्स मटेरियल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रीइंफोर्समेंट मटेरियल। तो उसको हम कहते हैं कि ये जी मेटल मैट्रिक्स है, पॉलीमर मैट्रिक्स है, तो ये ऐसे करके करते हैं। और अब यहाँ देखें, अब वो क्लासिफिकेशन जो है ना मैट्रिक्स की बेस पे बनाई गई है। जो क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट मटेरियल, तो उसको हम कहते हैं कि अब यहाँ पर एक और बात है, जो रीइंफोर्समेंट मटेरियल है वो दो तरह का हो सकता है। एक है फाइब्रस, दूसरा है पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट। अब जो फाइब्रस है, पार्टिकुलेट जो है उसकी आगे हमने देखी थी कि रैंडम अलाइंड, इस तरह की हमने क्लासिफिकेशन देखी। रैंडम या अलाइंड कह लें या डायरेक्शनल कह लें। ठीक है,
रीइंफोर्समेंट मटेरियल है, इसकी क्लासिफिकेशन है ये वाली। और so fiber reinforcement composites are divided into two basic types. This is single layer composite, multi-layer composite. So single layer and multi-layer composites. अब यहाँ से आपने ये जो फाइबरस है, लेकिन पार्टिकुलेट जो हैं उसमें क्या मौजूद हैं, वो पार्टिकल्स हैं। तो मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी तो आपको एग्जाम्पल दी थी कि जो फर्श बनाया जाता है और उसमें जो चिप्स डाली जाती है, वो जो चिप्स के दाने हैं वो क्या है, इसको आप पार्टिकुलेट कंसीडर कर लें, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारे पास पार्टिकुलेट। जो लेंटर की एग्जांपल आपको दी थी वो आप कह लें कि फाइब्रस कह लें, जस्ट फॉर कंसेप्ट। लेकिन जब हम इसको पॉलीमर पे या मेटल पे उसमें अप्लाई करते हैं तो वो, और जैसे टायर है, टायर के अंदर क्या है, रबर है, और उस वो एक फाइब्रस अब है वो कौन सा, मैट्रिक्स कौन सी है, पॉलीमर है। फाइबर कौन सी है, वो स्टील वाली है। तो वो एक ऐसा कंपोजिट है जिसको हम कहते हैं पॉलीमर कंपोजिट मटेरियल विद रीइंफोर्स्ड स्टील वायर्स। अब हमने उसमें एडिटिव भी पढ़े हैं पॉलीमर मैट्रिक्स के, और एडिटिव उसमें कौन सा डाला गया, वल्कनाइजेशन के जरिए सल्फर को ऐड किया। तो हमने उसे कहा कि ये एक कपलिंग एजेंट है, लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग किससे हुई, वो सल्फर से हुई, जिस प्रोसेस को हमने कहा कि ये प्रोसेस जो है वल्कनाइजेशन प्रोसेस है। अब यहाँ देखें आप कि सिंगल लेयर, मल्टी लेयर, और सिंगल लेयर में बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, इसी तरह ओरिएंटेड रेंड। अब ये मैंने एक आपको पावर पॉइंट में भी एक स्लाइड ऐसी आई थी जिसमें ना वो पूरा एक पेज था जिसमें उसकी अलाइनमेंट बताई गई थी। वो जो पेज था गालिबन ना, वो पॉलीमर मैट्रिक्स से पहले हमने पढ़ा था। तो इसी तरह जो मल्टी लेयर कंपोजिट हैं वो लैमिनेट और हैब्रिड। अब लैमिनेट और हैब्रिड में मैंने आपको बताया था कि अब देखें, अगर लेयर हो, ये देखें, ये लेयर के ऊपर अगर लेयर होंगी, ठीक है। अब जो आपको एग्जांपल दी थी प्लाईवुड की, तो प्लाईवुड को अगर आप गौर से देखें तो उसमें ऐसे फाइबरस जो हैं वो लगी होती हैं, और उनके अंदर क्या, ग्लू ऐड किया जाता है। तो ये किसकी है, वुडन कह लो या सेलुलोज फाइबर कह लें, ठीक है, वुडन पल्प की। तो वो अब उसमें ग्लू स्टिक कर दी जाती है। अब फाइबरस क्या है, रीइंफोर्समेंट मटेरियल क्या हो गया, वो फाइबर्स हो गई। अब ग्लू जो है उसको वो पॉलीमेट्रिक्स कह सकते हैं। तो अब ये लेयर के ऊपर लेयर जो है वो लगा दी जाती है ग्लू के साथ। तो इसको हमने कहा कि ये लैमिनेट है। हर लेयर को भी लैमिनेट कह सकते हैं। मल्टी लेयर भी हो सकती है, एक लेयर भी हो सकती है। अब लेयर की जो अपनी जो आगे उसमें फाइबर्स लगी हैं वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती हैं, वो बाई डायरेक्शनल भी हो सकती हैं। अब तो हम यहाँ पर थे लैमिनेट पे, ये है, ये लैमिनेट। अब इसी तरह हैब्रिड है। लैमिनेट जो है वो 2 डायमेंशनल कह सकते हैं हम। जो हैब्रिड है वो 3 डायमेंशनल हो सकते हैं। जो रीइंफोर्समेंट मटेरियल है ये 2 डायरेक्शनल हो गया,
वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल, अगर तीसरी लेयर जो है उसके दरमियान ऐसे ही कर दें तो उसको हम कहेंगे कि ये हाइब्रिड कंपोजिट मटेरियल है। अब ये इसकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये याद रखें ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब एक तरह क्योंकि इस पीडीएफ फाइल में ये दोबारा आया है बुक चैप्टर में, तो फिर हम इसको दोबारा देख रहे हैं। अब जो बच्चे नहीं आते उनको भी ये अब पता हो कि ये इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये हो गया हमारे पास फाइबर रीइंफोर्सिंग कंपोजिट मटेरियल। अब आप ये देखें, जस्ट अ मिनट, तो अब ये सारी जो आपको मैंने समझाया ये कहानी यहाँ पर इस पैराग्राफ में भी लिखी हुई है। अब देखें इस पैराग्राफ में, for reinforcing fiber in a single layer composite may be short, long based on the overall dimension. Composite with long fiber are called continuous fiber reinforcement, and composite in which short or staple fiber are embedded in matrix are termed a discontinuous fiber. यानी कि शॉर्ट फाइबर भी हैं और लॉन्ग फाइबर में भी इसको आगे यानी कि ये उसकी आगे डिवीजन बताई गई है किस किस किस्म के फाइबर्स को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उनकी अलाइनमेंट, उनकी ओरिएंटेशन के हिसाब से भी उनको क्लासीफाई किया जाता है। अब यहाँ पर लिखें, देखें, इन कंटिन्यूस फाइबर कंपोजिट फाइबर आर ओरिएंटेड इन वन डायरेक्शन टू प्रोड्यूस एनहांस स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज। अब यहाँ एनहांस स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि ये ओरिएंटेशन जो है ये भी डिसाइड करती है कि ये प्रॉपर्टीज उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको डिटरमिन करती है। इन शॉर्ट फाइबर लेंथ ऑफ द शॉर्ट फाइबर इज नीदर too high to allow individual fiber to entangle with the each other, nor too small for the fiber to lose their fibrous nature। यानी कि बहुत देखें, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है, अगर बहुत कम होगी उनकी लेंथ तो उनमें क्या आइसोट्रॉपिक बिहेवियर आ जाएगा। ये हमने पढ़ा था अनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। तो अगर शॉर्ट फाइबर जितनी कम से कम हो जाएगी लेंथ तो वो किस में चली जाएंगी, आइसोट्रॉपिक, यानी अनिसोट्रॉपिक बिहेवियर उनमें कम हो जाएगा। राइट, हाँ, यहाँ पर एक डायग्राम है शॉर्ट फाइबर कंपोजिट। अब यहाँ देखें, मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास एक ये, मैं इसको एक हिस्सा, अब ये क्या, अब ये तो एक शॉर्ट फाइबर है ना जो आपको नजर आ रहा है। इंटरफेस का मतलब क्या होगा कि ये वाला हिस्सा जहां पर उसकी सरफेस आ गई उसको हम इंटरफेस कह रहते हैं, और ये अंदर क्या है, ये फाइबर्स हैं, अंदर उसके मैट्रिक्स मौजूद है। ये है शॉर्ट फाइबर कंपोजिट मटेरियल। अब ये मैट्रिक्स जो है वो पॉलीमर का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, सिरामिक का भी हो सकता है, ठीक है। और ये फाइबर्स जो हैं, फाइबर्स भी आगे मुख्तलिफ मटेरियल की हो सकती हैं, मेटल भी हो सकता है, पॉलीमर भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटरफेस क्या है, जो उसकी सरफेस है उसको हम कहेंगे ये इंटरफेस है। अब यहाँ देखें कि अगर हम ये, मैं यहाँ पर फाइबर्स लगा रहा हूँ, अब देखें, अब ये लॉन्ग फाइबर्स हैं। अब इधर ऊपर क्या आ गया, हम इसको इंटरफेस कह लेते हैं। ये इंटरफेस आ गया, ये फाइबर्स आ गई,
और इसके अंदर मैट्रिक्स आ गई। अब ये लिखा हुआ है शॉर्ट फाइबर कंपोजिट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉन्ग फाइबर कंपोजिट। अब दोनों में देखें, फर्क देखें, एक शॉर्ट फाइबर है, एक लॉन्ग फाइबर है। अब अगर आप ये चाहें कि मोल्ड करना, यानी कि उसको आप दोनों को, अगर फाइबर्स हमारे पास हैं, आप इधर से भी फोर्स लगाएं, इधर से भी फोर्स लगाएं, तो इसकी शेप कैसी हो जानी चाहिए? फॉर एग्जांपल नीचे यहाँ पर हम कोई चीज़ रख देते हैं, तो ये इस तरह की उसकी शेप आ जाएगी। इकरा हबीब, तो ऊपर से फोर्स लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? ये कंपोजिट मटेरियल क्या हो जाएगा? मोल्ड हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट फाइबर वाला मोल्ड हो जाएगा आसानी से, लेकिन जो लॉन्ग फाइबर है वो मोल्ड नहीं होगा। अब आप ये देखें, ऐसे जो पाइप होते हैं, आप मैं लफ्ज इस्तेमाल, जो पानी वाला पाइप नहीं होता, तो उसको अगर आप मोल्ड कर सकते हैं, वो पाइप ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट फाइबर कंपोजिट मटेरियल के बने होते हैं, बहुत मजबूत भी होते हैं। हम आम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते, लेकिन इससे अलावा जो फैक्ट्रीज में इधर उधर इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, कंपोजिट मटेरियल होता है। अब उसको आप मोल्ड कर सकते हैं। अगर लॉन्ग फाइबर वाला हो तो उसको हम मोल्ड नहीं कर सकेंगे। अब इन दोनों की स्ट्रेंथ का फर्क हो गया, अब उसके इस्तेमालात का फर्क हो गया। तो जो लॉन्ग फाइबर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको मोल्ड करना मुश्किल है, लेकिन जो शॉर्ट फाइबर कंपोजिट मटेरियल है उसको मोल्ड करना आसान है। तो ये है शॉर्ट फाइबर कंपोजिट पे। अब इसी तरह आगे देखें, ये मैं तो यहाँ देखें, ये शॉर्ट फाइबर रबर कंपोजिट है। रबर इज अ पॉलीमर, ठीक है। अब ये जो कहानी आपको मैंने बताई वो इसमें ये लिखी गई है, अब ये आप पढ़ेंगे। इसी तरह ये शॉर्ट फाइबर है। अब यहाँ इसके ना इस्तेमालात दिए गए हैं, ये देखें कि वी बेल्ट, होजेस, आर्टिकल। अब जो शॉर्ट फाइबर है, जो कंपोजिट है रबर के, तो उसके जो इसमें एप्लीकेशन है वो बताई गई है कि इसको वी बेल्ट बनाने। वी बेल्ट क्या होगा कि अगर आप देखें ना, ये हमारे पास ये मोटर है, मोटर के अंदर अमूमन इस तरह का पैटर्न पाया जाता है, मोटर के अंदर ना इस तरह से ऐसे। अगर आप गाड़ी देखें उसके अंदर भी बेल्ट लगी होती हैं, तो वो बेल्ट इस तरीके से वो घूमती है, तो इसको कहते हैं वी बेल्ट, क्योंकि इसकी शेप इस तरह की वी की बनती है, तो ये वी बेल्ट है। अब इसमें अगर आपको कोई वर्ड्स वगैरह समझ, कोई डिक्शनरी कंसल्ट कर लें, नहीं तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अब इसमें ये तो था हमारे पास शॉर्ट फाइबर, ये सारा जो है ना वो शॉर्ट फाइबर जो कंपोजिट हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। अब उसके बाद ये देखें, एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ शॉर्ट फाइबर रबर कंपोजिट। अब यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ शॉर्ट फाइबर रबर कंपोजिट्स। अब रबर मैट्रिक्स, एक मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ, अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है रबर मैट्रिक्स। फाइबर तो वो शॉर्ट ही रहेगी ना, तो उसमें क्या आ रहा है, एक रबर मैट्रिक्स आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट जो है
नेचुरल, अब रबर की आगे टाइप्स बताई गई हैं। नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर के बाद ये एक रबर है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, इसी तरह एक्रिलोनाइट्रीन नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, क्लोरोप्रीन रबर, और अब ये यहाँ पर था जो ये इसकी 3-4 आपको बताई गई हैं कि रबर कौन सा हो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपने अब ये करना है कि कल के लिए आपने जो चीज़ पढ़ के आनी है या आपने करनी है, ये 5 जो है ना आपने इन कंपोजिट मैट्रिक्स इज रिक्वायर्ड टू फिल फॉलोइंग फंक्शन, कि मैट्रिक्स के ये 4-5 जो है वो फंक्शन होने चाहिए। टू bind together the fiber by the virtue of its cohesive and adhesive characteristics, to protect them from environment and handling, to disperse fiber and maintain desired orientation, to be chemically and thermally compatible with reinforcement fiber, to compatible with the manufacturing methods which are available to fabricate the desired composite component. ये आपने ना ये जो है ना 5-6 ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये जो उसकी आप कह लें कि जो रिक्वायरमेंट है या जो करेक्टरिस्टिक है, ये आपने ना कल याद करके आने, मैं ना आपसे सुनूंगा, ठीक है। और अब उसके बाद हम देखेंगे इनकी जो है ना प्रॉपर्टीज, और वाइट अरे बच्चों समझ आ रही है? मौजूद हो? यस सर। चलो फिर सही है। मैंने कहा कभी कभी मुझे ना वहम सा हो जाता है कि कोई सुन ही नहीं रहा। नहीं नहीं सर, सुन रहे हैं। चलो सर। हाँ बोलो। सर ये शॉर्ट फाइबर की एक्सप्लेनेशन जो आपने बताई है वो ये सारी करनी है ऊपर वाली, जितना आपने बताया बस वही? देखो कुछ ना अपनी सोच भी बदलो, कि अब आप इसको एक दफा पढ़ें भी सही ना, पढ़ने की भी आदत डालें ना। अब मिसाल के तौर पर अब मैंने ये जितना बताया है ये शॉर्ट फाइबर का, अब आप ये सारा एक दफा पढ़ भी लो। पढ़ने से क्या होगा, इसमें आपको कई जो है वो वर्ड्स जो आपको नए मिलेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें कई वर्ड ऐसे आएंगे जो आपको नहीं पता होंगे, आपने उनका मीनिंग भी देखना है और फिर उससे अपना जो जहन में कंसेप्ट भी बनाना है कि ये क्या हो रहा है। अब हम ये नहीं हो सकता कि आपको एक एक वर्ड का भी मैं ट्रांसलेशन भी बताऊं ये भी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको ना बता दूं। तो अब आप ये करेंगे कि ये जो पीडीएफ फाइल है ये आपने भला कहाँ तक पढ़नी है, आप ऐसे कर लें, ये जो यहाँ तक है ना, ये नेचुरल रबर से पहले पहले ना ये सारी एक दफा ना आप पढ़ लें। कहाँ से शुरू करेंगे आप? ये कल आपकी क्लास नहीं है तो आपने ये करना है कल के लिए, ये सारा जो है ना जहाँ से जो चैप्टर शुरू हुआ है ये वाला, यहाँ से ये इंट्रोडक्शन है ना, तो ये आप ना एक दफा सभी जो है ना, अब हमने ये देखे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ शॉर्ट फाइबर रबर कंपोजिट, ये हमने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो आपने जहाँ ये सारा हिस्सा जो है ना, आप एक जैसे पढ़ते नहीं हैं, आप कोई नावल पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं, उस शेप से उस स्टाइल से आप इसे पढ़ें, ठीक है। तो उस स्टाइल से आप ना इसको पढ़ने की कोशिश करें, और जो वर्ड आपको समझ नहीं आते वो भी डिक्शनरी से उनके मीनिंग देखें। एक आप बल्कि अलहदा जो है वो कॉपी रखें जहाँ पर आप नया वर्ड जो है ना वो लिखते हैं मीनिंग के साथ, ये आप जरूर किया करें, ठीक है। तो कल से जो है ना हमने ये वाला हिस्सा जो है आगे पढ़ना है, ये वाला हिस्सा पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट। आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया ना वो सारे कर लीजिएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या
मिड का कितना सिलेबस होगा? मिड का सिलेबस होगा, मैं आपको बताता हूँ। एरो मिड का सिलेबस होगा, मैं यहाँ से बता दूँ आपको। वो जो 2 पावर पॉइंट है ना, यस सर। एक मिनट मैं यहाँ से, ये जो हिस्सा है ना यहाँ तक, ये नेचुरल रबर से पहले पहले ये, ठीक है, यस सर। और बल्कि जो कल इस हफ्ते जो एंड तक पढ़ेंगे वो कर लें। नहीं सर, अगले हफ्ते तो पेपर है ना, याद भी तो करना है ना सर। हाँ चलो फिर सही है। फिर आप ऐसे करें कि यहाँ तक जो है ना होगा नेचुरल रबर से पहले पहले इस फाइल का, बाकी वो जो 2 पावर पॉइंट हैं। सर अगर एक यूट्यूब चैनल बना के अगर रिकॉर्डिंग लेक्चर उधर सेंड कर देते तो। हाँ वो भी असल में ना, वो मुझे ना एडिट नहीं करने आ रहे ना, तो फिर मैं ना एडिट करके ना तो आपको ना वो भेज दूंगा, बल्कि आज वाला भी भेज दूंगा जितना पड़ा होगा। ठीक है, बेहतर हो गया सर। चलो सर ये वाली पीडीएफ भी कर दें। ये तो मैंने पहले दी हुई है आपको। सर शुरू वाले लेक्चर 2-3 मिस हुए हमारे, वो भी कर दें। चलो सही है, ये वाली भी मैंने दी हुई है आपको ना वो, ठीक है जी सर।